हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे एंड हेल्दी होंगे इस कोरोना पैंडेमिक में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब तक हम लोगों ने डिस्कस करा था चैप्टर के अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर के अंदर, यानी कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अब डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। क्या होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्या होते हैं इसके फीचर्स, क्या होते हैं इसकी मेरिट, क्या होते हैं इसकी लिमिटेशंस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो यहाँ पे हम सबको पहले जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग समझने से पहले हम सबको जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में थोड़ा सा अपना मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा। जॉइंट हिंदू फैमिली आखिर होता क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब है कि ऐसी फैमिलीज जिनके एंसेस्टर सेम हो, यानी कि जिनके पूर्वज सेम हो, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली। समझ आई बात? और जो जॉइंट हिंदू फैमिली है ये दो फैक्ट पे बेस करता है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली है? तो इसके लिए दो फैक्ट दिए गए हैं सर। पहला है कोपार्शनरी और दूसरा है कॉमन प्रॉपर्टी। यानी कि कोपार्शनरी के पहले मीनिंग क्लियर करते हैं। कोपार्शनरी का मतलब क्या है? ऐसी फैमिली जिसमें क्या हो कि सबके क्या हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो और सबका उसमें इक्वल राइट हो। ठीक है, और तो और उसके अंदर जो राइट मिलता हो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर वो सीधा जन्म के बाद ही मिल जाता है। जैसे ही किसी चाइल्ड का बर्थ होता हो वैसे ही उसको उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या मिलता हो, एक राइट मिल जाता हो, इक्वल शेयर मिल जाता हो। ठीक है, अगर उस प्रॉपर्टी के अंदर उस चाइल्ड को अपने बर्थ के बाद ही सीधा राइट मिल गया, इक्वल शेयर मिल गया, तो उसको क्या कहेंगे? को पार्टनर कहेंगे। और वो चाइल्ड जब वो ग्रो कर जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, तब वो क्या करेगा भाई? उसको डिवाइड करने के बारे में बोल भी सकता है, मेरे को डिवीजन करके दो, तो मेरा शेयर जो है मेरे को दे दो। तो वो ऐसा भी कर सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ को पार्टनरी। यानी कि इसके अंदर आपको अपने जन्म के साथ ही राइट मिल जाता है अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी के अंदर, और आप बड़े होने के बाद उसको डिवीजन के लिए बोल भी सकते हो, अपने शेयर मांग भी सकते हो। ठीक है, देन फिर बात आती कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता लग गया होगा। कॉमन मतलब क्या? जो सबके लिए एक ही प्रॉपर्टी हो। तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरी फैमिली की हो और पूरी फैमिली के वेलफेयर के लिए काम करती हो। पूरी फैमिली में जितने मेंबर हैं उस जॉइंट फैमिली के अंदर उस सबके वेलफेयर के लिए काम करती हो, दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी। और ये तीन टाइप के हो सकते हैं सर। पहला आता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, देन आता है प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंड देन इसके बाद आता है पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। सर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैंने आपको को पार्टनरी वाले में बताया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर एक चाइल्ड को अपने बर्थ के बाद ही शेयर मिल जाता है। वो बाद में इसको डिवाइड करने के लिए कह भी सकता है और नहीं भी कह सकता है। ठीक है, तो जब तक वो नहीं कहेगा तब तक वो प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी ही रहने वाली है। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए इसको कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर भी लिखा गया है। ठीक है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी, उसके थ्रू जो सबका वेलफेयर हो रहा है, तो इसीलिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर आता है। सर फिर आता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप लोगों ने बनाई हो, क्रिएट करी हो या खरीदी हो, किसकी हेल्प से? अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की हेल्प से आप लोगों ने खरीदी हो, तो भी वो कॉमन प्रॉपर्टी में आएगा, तो भी वो पूरी फैमिली के वेलफेयर के लिए काम करेगा। सर फिर बात आती है पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। यानी कि आपकी जॉइंट फैमिली के किसी मेंबर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसको भी पूरी फैमिली के लिए ट्रीट करा जाएगा, पूरी फैमिली के वेलफेयर के लिए उस प्रॉपर्टी से काम होगा। तो ये हो गया कॉमन प्रॉपर्टी के तीन पार्ट में हमने आपको बताया कॉमन प्रॉपर्टी कौन कौन से टाइप में हो सकती है।
सर फिर बात करते हैं स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ का मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो क्या करती हैं, पूरी एक जॉइंट हिंदू फैमिली को कंट्रोल करती हैं। कैसे कंट्रोल करती है? तो कुछ हिंदू लॉज बन रखे हैं, उसके थ्रू कंट्रोल करती हैं। अब वो कौन कौन से कम्युनिटी है? तो यहाँ पे दो टाइप की कम्युनिटी होती है, एक होता है मिताक्षरा और दूसरा आता है दयाभाग। मिताक्षरा, सबसे पहले बात करते हैं मिताक्षरा की। मिताक्षरा देखो भाई, जो मिताक्षरा है ये पूरे इंडिया में होता है, ठीक है, पूरे इंडिया में कम्युनिटी पाई जाती है, लेकिन असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को छोड़ दो तो बाकी हर जगह आपको ये कम्युनिटी मिल जाएगी। इसका काम क्या होता है, ये कहता क्या है, ये कौन सा लॉ बनाता है? मिताक्षरा कहता है कि भाई जो चाइल्ड है जैसे उसका बर्थ होगा वैसे ही उसको अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा अपने फादर के साथ साथ, ठीक है। और बड़े होने के बाद वो उसको डिवीजन के लिए कह भी सकता है और नहीं भी कह सकता है। दैट इज मिताक्षरा, ठीक है। फिर बात करते हैं दयाभाग। दयाभाग में देखो क्या लॉ है, दयाभाग के अंदर तो लॉ कहता है कि एक चाइल्ड है उसको अपने बर्थ के हिसाब से जैसे उसका बर्थ होगा वैसे उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट, कोई शेयर नहीं मिलेगा। ये मिताक्षरा का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ये कहां पे होता है दयाभाग? केवल असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट में होता है, ये पूरे इंडिया में नहीं होता, खाली 3 हिस्सों में होता है, असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्से, ठीक है। तो इसमें दयाभाग क्या कहता है कि भाई एक चाइल्ड को अपने बर्थ के बाद ही कोई राइट नहीं मिलने वाला एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर। वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो उसके फादर की ही रहने वाली है, तब तक रहने वाली है जब तक उसके फादर की लाइफ रहेगी, यानी जब तक उसके फादर की डेथ नहीं हो जाती तब तक वो प्रॉपर्टी उसके फादर की ही रहने वाली है। और जब उसके फादर की डेथ होगी तब कहीं जाके उसका जो शेयर होगा वो उसके चाइल्ड को मिलेगा, यानी कि उस चाइल्ड को मिलेगा, ठीक है। पूरा का पूरा शेयर भी मिल सकता है और कुछ हिस्सा भी मिल सकता है। कुछ हिस्सा का मतलब है कि 2-4 अगर उसके ब्रदर हैं तो उनको भी मिलेगा, भाई सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वो सिंगल चाइल्ड है तो सारा का सारा हिस्सा उसी को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कुछ हिस्सा भी मिल सकता है या पूरा का पूरा हिस्सा भी मिल सकता है। ये हो गया दयाभाग और मिताक्षरा का मतलब। अब बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? तो देखो सबसे पहले बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की करेक्ट और ट्रू मीनिंग की। देखो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब है कि ऐसा बिजनेस जो पूरी की पूरी जॉइंट हिंदू फैमिली मिलकर चला रही हो, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल मेंबर्स, क्या बोला मैंने? दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल मेंबर्स, जिसमें सारे मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी अ बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्ता ऑफ द फैमिली, यानी कि ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एक जॉइंट हिंदू फैमिली के सारे मेंबर्स क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो, बिजनेस को कैरी कर रहे हो। किसके कंट्रोल के अंदर? उस फैमिली के कर्ता के कंट्रोल के अंदर। दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सर फिर बात करते हैं, सर कर्ता का मतलब क्या है? कर्ता कौन होता है? तो देखो कर्ता का मतलब है कि उस फैमिली का सीनियर बंदा कौन है, उस फैमिली के अंदर जो भी सीनियर होगा, सबसे ज्यादा एज का होगा, दैट इज कर्ता। तो समझ आई बात। अब बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर आता है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाया जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होनी है वो सारी की सारी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही चलती है, ठीक है। और इसीलिए इसको बोला गया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्योंकि इसमें केवल हिंदू ही बिजनेस कर सकता है जॉइंट फैमिली के रूप में, इसलिए बोला गया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। देन बात करते हैं सेकंड फीचर की, तो इसका नाम है मैनेजमेंट बाय कर्ता। सर कर्ता का मतलब है मुखिया। मुखिया का मतलब है उस फैमिली का सीनियर पर्सन। सीनियर पर्सन बोले तो सबसे ज्यादा एज का पर्सन।
वही क्या होता है, कर्ता कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट बाय कर्ता। अब देखो मैनेजमेंट का मतलब है जो भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, जो भी डीलिंग्स वगैरह करनी है दूसरी कंपनीज के साथ, या जो भी साइन जहां भी करने हैं, वो सारा का सारा काम कौन संभालता है, कर्ता संभालता है। ठीक है, फैमिली के बाकी मेंबर्स जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं कर्ता के डिसीजन में। यानी कर्ता अगर कोई डिसीजन लेता है तो फैमिली के मेंबर को मानना पड़ेगा उस बात को, वो मना नहीं कर सकते उस बात को। ठीक है, तो इसलिए बोला गया मैनेजमेंट कौन करता है, इसका कर्ता ही करता है। ठीक है सर, अब बात करते हैं इसके अगले फीचर की, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखो जो जॉइंट हिंदू फैमिली है, इसका जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। समझ गए बात को, यानी कि केवल कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी जितने मेंबर हैं उसकी फैमिली के सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब है कि जितना उनका हिस्सा है उस बिजनेस के अंदर केवल उतनी ही लाइबिलिटी उनकी बनती है। ऐसी कर्ता में, कर्ता क्या है, अनलिमिटेड है। यानी कि अगर कुछ लॉस हुआ, कुछ उधारी चुकानी है कल को, तो वो जो डेप्ट है या उधारी है वो कौन चुकाएगा, कर्ता चुकाएगा। चाहे तो अपने पर्सनल असेट को भी बेच देगा लेकिन उधारी उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है सर, फिर बात करते हैं परमानेंट एग्जिस्टेंस। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें कि भाई कोई मेंबर फैमिली का बीमार हो गया, डेथ हो गई, कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ा, इन सब बातों का जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमेशा जैसा था पहले वैसा का वैसा ही चलता रहता है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है परमानेंट एग्जिस्टेंस रहती है इसकी, ये कभी भी बंद होने के कगार पर नहीं जाता है। सर इसका अगला फीचर है मेंबरशिप बाय बर्थ। अब जैसा कि इसके नेम में क्लियर हो रहा है कि भाई इस फैमिली के अंदर, इस फैमिली बिजनेस के अंदर जब भी किसी चाइल्ड की बर्थ होती है वैसे ही उसको मेंबरशिप मिल जाता है। यानी कि इस फैमिली के अंदर अगर किसी का बर्थ होता है तो उसको क्या मिल जाएगा, मेंबरशिप मिल जाएगा उस बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ। सर फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर ओनली मेल मेंबर्स वाले पॉइंट की। देखो जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर केवल मेल मेंबर्स की एंट्री हो सकती है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में केवल मेल मेंबर्स ही आ सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जो वुमेन वगैरह हैं, जो फीमेल मेंबर्स हैं, उनकी तो एंट्री नहीं हो सकती। नहीं, यहां पर एक पॉइंट पे इसकी करेक्शन होती है। वो क्या करेक्शन है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग अगर किसी मेल मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर मेंबरशिप मिल जाती है। तो इसीलिए डरने की बात नहीं, इसका मतलब यानी कि ओनली मेल मेंबर तो मेल ही रहेगा हमेशा। हाँ, कुछ अगर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तब वुमेन को भी हिस्सा दे दिया जाएगा उस फैमिली बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो बस इसका मतलब ये है। सर फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर रजिस्ट्रेशन की। सर क्या मतलब है इस पॉइंट का, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो था सर हमारा सारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फीचर। अब बात करेंगे इसके मेरिट्स की। सर मेरिट्स में यहाँ पे 6 पॉइंट में डिवाइड करे हुए हैं। पहला पॉइंट है इजी टू स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको इस पॉइंट पे बताया रजिस्ट्रेशन, तो इसका इजी टू स्टार्ट और रजिस्ट्रेशन दोनों ही क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट है। वो कैसे, मैंने बोला आपको कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए इसको स्टार्ट करना भी इजी है। अब समझ है कैसे रिलेटेड है, इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए इसको आसानी से स्टार्ट करा जा सकता है, इजी टू स्टार्ट। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब है अपनी इंफॉर्मेशन को एकदम गुप्त रखना, भाई किसी को भी बताना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो केस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का केस है, इसके अंदर जो हेड कौन होता है, सर कर्ता होता है। वही सारी फैमिली बिजनेस को हैंडल करता है, मैनेज करता है, बिजनेस डीलिंग्स भी सारी वही करता है, जहां भी साइन वगैरह करने सारे वही करता है। तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा उसके पास, वो लीक होने के चांसेस
बहुत 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 कम होंगे, क्योंकि वो खुद ही मैनेज कर रहा है, उसको पता है अपना नुकसान अपना फायदा, तो वो अपने बातों को, अपनी इंफॉर्मेशन को क्यों लीक करेगा भाई? उसको क्या जरूरत पड़ेगी अपनी बिजनेस की बातों को लीक कर दे बाहर जाके, इससे उसका ही नुकसान होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? सीक्रेसी। सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है इसके अंदर? कि सीक्रेसी रहती है इंफॉर्मेशन की। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपके बिजनेस से रिलेटेड बाहर लीक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। सर फिर बात है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। अब जो कर्ता होता है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है कस्टमर से, यानी कि कस्टमर की प्रेफरेंस के बारे में, कस्टमर के टेस्ट के बारे में कर्ता को पता होता है। और उसको सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि भाई उसको, कर्ता को अगर प्रेफरेंस और टेस्ट के बारे में पता है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर डिमांड क्या करना चाह रहा है, तो अगर उसको ये सब बातें पता होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करता है और कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा मेरिट क्या है कि कर्ता का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है कस्टमर के साथ, कॉन्टैक्ट रहता है तो उसको पता रहता है कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग भी करता है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं प्रॉम्प्ट डिसीजन। कर्ता, अब क्योंकि कर्ता सबसे सीनियर पर्सन होता है, वही हर चीज मैनेज करता है, तो डिसीजन भी वो तुरंत लेगा। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई किसी सजेशन लेने बैठ रहा है कहीं, उसको कोई जरूरत नहीं है सजेशन लेने की, वो खुद ही तुरंत डिसीजन लेता है। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी उसको सही गलत लगता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे बड़ा मेरिट क्या, कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता जो है तुरंत चुटकियों में डिसीजन लेता है, इसलिए बोला गया प्रॉम्प्ट डिसीजन। सर नेक्स्ट आता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन। देखो, एफर्ट और कंसिडरेशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब क्योंकि ये केस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, इसके अंदर कर्ता जो होता है वो सारे डिसीजन लेता है बिजनेस से रिलेटेड, तो इसका मतलब है सारा का सारा प्रॉफिट भी उसी को जाता होगा। अब जब सारा का सारा प्रॉफिट उसी को जाता है तो उसको कहीं ना कहीं सर मोटिवेशन भी तो मिलता होगा। मोटिवेशन किस बात की? उसको मोटिवेशन ऐसे मिलता होगा कि वो जब सोचता होगा मैंने देखो इतना एफर्ट लगाया तो मुझे इतना सारा प्रॉफिट हुआ, अगर मैं थोड़ा और एफर्ट लगाता तो मुझे और ज्यादा प्रॉफिट होता, तो अगली बार तो वो और ज्यादा एफर्ट लगाएगा तो उसको और ज्यादा प्रॉफिट होगा। बोला ना यहाँ पे मैंने, एफर्ट और कंसिडरेशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट भी होगा। ऐसे ही जितना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा आपका बिजनेस उतनी ही ज्यादा ग्रो करने वाला है। यहां लिखा हुआ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या है? इन रिटर्न आपको मिलने वाली चीजें, आपने कुछ इनपुट लगाया तो उसके बदले में आपको क्या मिला, दैट इज कंसिडरेशन। तो आपने एफर्ट लगाया, आपने प्रॉफिट कमाया, दैट इज कंसिडरेशन। तो इसलिए बोला मैंने जितना ज्यादा एफर्ट उतना ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट मेरिट की, जो कि है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। इनहेरिटेबल क्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ट्रांसफर होता रहता है। यानी कि एक जनरेशन में जैसे ग्रैंडफादर था, ग्रैंडफादर थे उसके कर्ता, ठीक है, जब उनकी डेथ हो गई तब उस ग्रैंडफादर के जो सन है वो क्या होंगे, फिर कर्ता होंगे, फैमिली के मुखिया होंगे, हेड होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैमिली बिजनेस ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, लेकिन उसके मेंबर होते हैं इस फैमिली के, वो अपने पहले की तरह ही, जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही रहते हैं। यानी कि जैसे वो पहले क्या करते थे, कर्ता से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे कि भाई कर्ता बताओ क्या प्रॉफिट रहा, आपने क्या डिसीजन लिया, ये सब नहीं पूछ सकते थे पहले भी, तो अभी भी वो नहीं पूछ सकते हैं। यानी कि जो चीज पहले थी वैसे की वैसी रही, बस कर्ता चेंज हो जाता है। सर फिर बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिमिटेशंस की। जिसमें पहला पॉइंट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चला रहे हो तो आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी पूर्वजों के टाइम से चली आ रही है। आप उसके भरोसे पर कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे? नहीं कर सकते ना, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी आपके पास तो आपका बिजनेस डेवलप ही नहीं कर पाएगा। दैट इज पहला पॉइंट हो गया आपका खत्म।
अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सर सेकंड पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब जो करता है फैमिली का, वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, जरूरी नहीं है कि उसको बिजनेस के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो। तो हो सकता है कई बार वो गलत डिसीजन भी ले ले, और गलत डिसीजन ले ले तो हो सकता है बिजनेस को लॉस हो जाए। तो ये सबसे बड़ी खामी, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होती है इसके अंदर। सर फिर बात करते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब जो ये केस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, इसके अंदर कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर कल को कुछ उधारी चुकानी है बिजनेस की, और बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उधारी चुका सके अपने एसेट को भी बेचकर, तो उस केस में क्या होगा, कर्ता के पर्सनल एसेट को बेचकर उधारी चुकाई जाएगी। नॉट मेंबर, फैमिली मेंबर के एसेट को हाथ नहीं लगा सकते, खाली कर्ता के एसेट को बेचा जा सकता है। फैमिली मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। सर फिर बात करते हैं डिसएडवांटेज फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सर इसका मतलब क्या है, अब क्योंकि केस है ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, तो इसके अंदर सारी पावर किसके पास होती है, कर्ता के पास होती है, वही सारे डिसीजन लेता है। तो कई बार हो सकता है वो अपनी पावर का मिसयूज करे, मिसयूज करेगा तो उसके फैमिली मेंबर्स के बीच उसकी गुडविल को खतरा हो जाएगा, वो अपना प्यार कम हो जाएगा उसके फैमिली मेंबर्स के प्रति, या उसके फैमिली मेंबर्स उसके प्रति अपने जो है नफरत करने लगेंगे उससे, भाई इसने गलत डिसीजन लिया, इसने धोखा दिया हमको, वगैरह वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि भाई इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो सेंट्रलाइजेशन होता है, पावर का सेंट्रलाइजेशन। सर फिर बात करते हैं लेक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। अब क्योंकि ये केस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, तो इसके अंदर जो मेंबर होते हैं फैमिली के, वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि भाई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वो इसके बजाय कि फैमिली प्रॉपर्टी को ध्यान दे ले। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वो लोग फैमिली प्रॉपर्टी पे ध्यान ना देके अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करने में लगे पड़े होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, तो इस वजह से कोऑपरेशन नहीं हो पाती है उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 5 के 5 पॉइंट लिमिटेशन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई अगर वीडियो पसंद आई है, आपको ये टॉपिक समझ आया है, अच्छे ढंग से क्लियर हो गया है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन यानी कि नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।